अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि कानपुर की प्रियंका को भी यही लगता था। पर क्या आप यकीन करेंगे कि जिस लड़के के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी लड़के ने प्रियंका की इज्जत का सौदा सिर्फ 2 लाख रुपए में कर दिया। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी और आपकी अंतरात्मा हिल जाएगी। ये कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम के एक लाइक से, जो प्रियंका की हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम के दरवाजे तक ले गया। ऋषभ नाम का वो लड़का, जिसे प्रियंका अपना होने वाला पति मान रही थी, जिसके लिए उसने अपने घर वालों से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया था, उसी ऋषभ ने होटल के कमरे के अंदर प्रियंका का 12 मिनट और 30 सेकंड का एक वीडियो बनाया, जिसने उसकी रूह तक को नीलाम कर दिया। ऋषभ ने होटल में बड़े प्यार से प्रियंका से कहा, यार प्रियंका, ये हमारी पहली मुलाकात है, इसे हमेशा के लिए यादगार बनाते हैं। प्रियंका बेचारी भोली थी, उसे लगा ये तो प्यार की एक निशानी है, और उसने उस दरिंदे पर भरोसा कर लिया। पर जैसे ही वो होटल से निकलकर घर पहुंची, उसके फोन की घंटी बजी। फोन उठते ही दूसरे तरफ से वो आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ की आवाज में अब वो मिठास नहीं थी, बल्कि एक कसाई वाली शक्ति थी। उसने बिना लाग लपेट के सीधा लफ्जों में कहा, प्रियंका, जो तूने मेरे साथ किया, अब वही 3 दोस्तों के साथ भी करना होगा। और अगर तूने ना कहने की हिम्मत की, तो याद रखना, 12 मिनट का वो वीडियो मेरे पास है। बस एक बटन दबाऊंगा और वो वीडियो तेरे पापा के व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। सोच ले, कल सुबह तक तेरा पूरा मोहल्ला और तेरा खानदान तेरी नुमाइश देखेगा, तो तेरे बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। प्रियंका का गला सूख गया, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसे समझ आ गया कि वो एक ऐसे मकड़ जाल में फंस चुकी है, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये तो बस उस खौफनाक खेल की एक शुरुआत थी। आगे जो प्रियंका के साथ हुआ, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब प्रियंका का दम घुटने लगा। वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, मोहल्ले भर में उसकी सादगी और पढ़ाई की मिसाल दी जाती थी। पर अब वो हर पल एक जहरीले साए में जी रही थी। ऋषभ का टॉर्चर अब रोज का काम हो गया था। वो कभी फोन करके कहता, आज फलाने होटल पर आ जा, तो कभी कहता, मेरा एक खास दोस्त आ रहा है, उसे खुश करना तुम्हारा काम है। प्रियंका जब भी फोन पर फूट फूट कर रोती या फिर उसके पैर पकड़ती, ऋषभ बस कुटिलता के साथ हंसता और कहता, देख प्रियंका, ये रोना धोना बंद कर। तुझे पता है ना, इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। बस एक सेंड का बटन दबाना है और तू बर्बाद हो जाएगी। घर का माहौल भी अब बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। प्रियंका के पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे और अपनी बिटिया को इंजीनियर बनाना चाहते थे। छोटा भाई अपनी दीदी के पास आकर बैठता और अपनी पढ़ाई की बातें करता। पर प्रियंका का दिमाग तो कहीं और था। उसे लगता कि घर की दीवारें भी उसे घूर रही हैं। उसकी मम्मी अक्सर पूछती, बेटी, आजकल तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? खाना भी ठीक से नहीं खाती। देख, तेरा चेहरा पीला पड़ रहा है। प्रियंका बस नजरें चुरा कर कहती, कुछ नहीं मम्मी, बस पढ़ाई का बोझ थोड़ा बढ़ गया है। पर अंदर ही अंदर वो रोज एक नई मौत मर रही थी। ऋषभ कोई प्रेमी नहीं था, वो तो एक शातिर शिकारी था, जिसने प्रियंका को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया, जहां से वो जितना निकलने की कोशिश करती, उतना ही उसमें धंसती जाती। प्रियंका ने कई बार अलमारी में रखी जहर की शीशी को देखा। उसे लगा कि मर जाना ही बेहतर है। पर फिर उसे अपने माँ बाप और छोटे भाई का चेहरा याद आया। उसे नहीं पता था कि यह दर्द तो अभी सिर्फ झांकी है, असली बर्बादी का मंजर तो अभी आना बाकी था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ऋषभ की दरिंदगी सारी हदें पार करने लगी थी। अब वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग तक नहीं रुका, उसके मन में एक और ही खतरनाक खिचड़ी पक रही थी। प्रियंका पूरी तरह टूट चुकी थी, और एक दिन उसने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर ऋषभ से कहा, अब तू चाहे जो कर ले ऋषभ, अब मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। तुझे मेरा वीडियो वायरल करना है तो कर दे, पर कम से कम रोज की इस जिल्लत से तो मुझे छुटकारा मिलेगा।
प्रियंका की ये बात सुनकर ऋषभ 2 दिन बिल्कुल शांत रहा। प्रियंका को लगा कि शायद उसकी धमकी काम कर गई है और ऋषभ डर गया है। पर यह तो तूफान के आने के पहले की खामोशी थी। तीसरे दिन ऋषभ ने प्रियंका को फोन किया और उसका लहजा बिल्कुल बदल चुका था। वो फोन पर रोने लगा और बोला, प्रियंका, मुझे माफ कर दे। मुझे एहसास हो गया कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं वास्तव में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा और हम शादी कर लेंगे। चलो हम कानपुर छोड़ देते हैं और दिल्ली जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। प्रियंका ठहरी मासूम और भरोसे की भूखी। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसे लगा कि शादी के बाद सारा नर्क पीछे छूट जाएगा। उसने अपने घर वालों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि उसकी एक सहेली की शादी दिल्ली में है और उसे 4-5 दिन के लिए जाना पड़ेगा। पापा थोड़ा झिझके, अकेले दिल्ली जाना ठीक नहीं है, पर प्रियंका की जिद और उसके भरोसे के आगे वो मान गए। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ पैसे दिए और उसे विदा कर दिया। ऋषभ अपनी कार से 3 दोस्तों के साथ उसे लेने पहुंचा। जैसे ही कार कानपुर की सीमा पार करके हाईवे पर चढ़ी, ऋषभ ने बड़े प्यार से प्रियंका को एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। प्रियंका को पता नहीं था कि इस कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला है। उसे लगा कि शायद सफर की थकान की वजह से उसे नींद आ रही है, पर वो नींद उसे एक जहन्नुम की तरफ ले जा रही थी जिसका उसने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। जब प्रियंका की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे उसका सर फटा जा रहा है। वो कार में नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी जगह थी जहां शराब और घटिया इत्र की तेज गंध घुली हुई थी। प्रियंका ने अपनी आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा। सीलन भरी दीवारें, पुराने फिल्मी पोस्टर और नाच गाने की तेज आवाज। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसे देखकर प्रियंका का कलेजा कांप गया। उस औरत का नाम था माया पुजारन। मुंह में पान भरा हुआ था, आंखों में एक अजीब सी वहशियत और चेहरे पर रहम का नामो निशान नहीं। प्रियंका ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, ऋषभ कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आई? हम तो दिल्ली में शादी करने वाले थे। माया पुजारन ने एक ऐसी हंसी हंसी कि प्रियंका की रूह कांप गई। वो बोली, अरे ओ कली, ऋषभ तो गया अपनी जेब में 2 लाख नगद डाल के। अब तू इस कोठे की जागीर है और तेरी पूरी मिल्कियत अब मेरी है। प्रियंका को काटो तो खून नहीं। ऋषभ ने उसे शादी के नाम पर, प्यार के नाम पर एक गंदे कोठे पर नीलाम कर दिया था, जिस पर उसने अपनी जान छिड़की, जिसने उसे अपनी होने वाली पत्नी कहा। उसने उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। ये दिल्ली का वो बदनाम इलाका था जहां अगर एक बार कोई लड़की आ जाती है तो उसकी इज्जत के साथ साथ उसकी पहचान भी खत्म कर दी जाती है। प्रियंका ने पागलों की तरह रोना और चिल्लाना शुरू किया, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर माया पुजारन ने उसे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। माया चिल्लाई, नखरे मत दिखा, यहाँ रोने धोने से कोई फायदा नहीं। तू मेरे 2 लाख रुपए वसूलेगी। आज की रात तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जैसे कॉलेज वाली माल की यहाँ बहुत मांग है। प्रियंका को समझ में आ गया कि वो एक ऐसी अंधेरी गुफा में है जहां से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रियंका को अब रोज उस नर्क में झोंका जाने लगा। उसकी जिंदगी अब एक कमरे और ग्राहक के बीच सिमट कर रह गई थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे समाज में इज्जत से जीना चाहिए था, पर अब वो सिर्फ एक बिका हुआ सामान बनकर रह गई थी। दिन में न जाने कितने लोग आते और प्रियंका की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माया पुजारन उसे बार बार धमकी देती कि अगर उसने भागने की कोशिश की या किसी से कुछ बताने की कोशिश की तो वो उसके पूरे खानदान को जिंदा जला देगी। प्रियंका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। तभी एक दिन एक लड़का उस कोठे पर पहुंचा। वो लड़का बाकी ग्राहकों की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वो वहशियत नहीं थी। जब वो प्रियंका के कमरे में आया तो प्रियंका ने आखिरी बार कोशिश करने की सोची। वो उस लड़के के पैरों में गिर गई
और हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, भैया मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत बुरे जाल में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, मुझे बचा लीजिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। वो लड़का चौंक गया। उसने प्रियंका को सहारा देकर खड़ा किया और पूछा, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या नाम है? प्रियंका ने अपने शहर कानपुर का नाम लिया और अपनी आप बीती सुनाई। तो उस लड़के के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसका नाम था शुभम, वो भी कानपुर का ही रहने वाला था। शुभम ने जब सुना कि प्रियंका को उसी के प्रेमी ने 2 लाख में बेच दिया तो उसका खून खौल उठा। शुभम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने प्रियंका से कहा, तुम फिक्र मत करो प्रियंका, मैं भी कानपुर से ही हूँ और मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर निकाल कर रहूंगा, पर अभी मुझे यहाँ से चुपचाप जाना होगा ताकि माया पुजारन और उसके गुंडों को मुझ पर शक ना हो। शुभम ने प्रियंका को हिम्मत दी और वहां से निकल गया। प्रियंका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुभम पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि एक भरोसे ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया था, पर उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। शुभम उस कोठे से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां के इंस्पेक्टर साहब से जब शुभम ने प्रियंका की दर्दनाक कहानी सुनाई और बताया कि कैसे कानपुर की एक बेटी दिल्ली के उस नर्क में सड़ रही है, तो इंस्पेक्टर साहब का भी खून खौल उठा। उन्होंने शुभम की आंखों में झांका और पूछा, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को बचाना चाहते हो? यह काम बहुत खतरनाक है। शुभम ने बिना एक पल रुके कहा, सर वो मेरे शहर की है, अगर आज मैं पीछे हट गया तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप रास्ता बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत एक प्लान तैयार किया। उन्होंने शुभम को समझाया, देखो हम सीधे धावा नहीं बोल सकते वरना उन लड़कियों को खतरा है, तुम्हें फिर से एक ग्राहक बनकर कोठे पर जाना होगा। शुभम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो पीछे नहीं हटा। पुलिस ने शुभम को उस कोठे पर छोड़ दिया। शुभम फिर से माया पुजारन के सामने खड़ा था। माया ने जब अपनी लालची नजरों से शुभम के हाथों में नोटों की गड्डी देखी तो उसकी बाँछें खिल गई। अरे वाह साहब, लगता है वो कॉलेज की कली का जादू आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है। जाइए, वो आपका ही इंतजार कर रही है। जैसे ही शुभम प्रियंका के कमरे में पहुंचा, प्रियंका उसे देखकर कांप उठी। शुभम ने उसके मुंह पर हाथ रखा और धीरे से कान में कहा, प्रियंका शांत रहो, मैं पुलिस के साथ आया हूं, आज इस नर्क से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऋषभ, वही दरिंदा जिसने प्रियंका को बेचा था, वो भी वहीं आ गया। वो माया पुजारन से अपनी बची हुई पेमेंट लेने आया था। ऋषभ ने शुभम को प्रियंका के कमरे की तरफ जाते देख लिया और उसे शुभम का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। ऋषभ को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उधर पुलिस बाहर सिग्नल का इंतजार कर रही थी और इधर ऋषभ ने कमरे का दरवाजा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। प्रियंका बाहर निकल, कौन है तेरे साथ अंदर? ऋषभ बाहर पागलों की तरह चीख रहा था। प्रियंका की सांसें अटक गई। जैसे ही ऋषभ ने लात मारकर दरवाजा तोड़ा, शुभम ने प्रियंका को पीछे किया और ऋषभ से भिड़ गया। पूरे कोठे पे हड़कंप मच गया। शुभम ने बड़ी बहादुरी से ऋषभ का मुकाबला किया, पर ऋषभ के हाथ में चाकू था। तभी शुभम ने मौका देकर खिड़की की तरफ हाथ किया और अपने फोन की फ्लैशलाइट को बार बार ऑन ऑफ करने लगा। पुलिस के लिए यह ग्रीन सिग्नल था। जैसे ही बाहर खड़ी पुलिस की टीम को वो रोशनी दिखी, उसने दरवाजा तोड़कर अंदर धावा बोल दिया। कोठे के अंदर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। ऋषभ ने जब देखा कि वो चारों तरफ से घिर गया है और पुलिस की बंदूकों की नाल उसकी तरफ है, तो उसने अपना आपा खो दिया। उसने तेजी से झपट्टा मारकर प्रियंका को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर वो तेजधार चाकू रख दिया। वो पुलिस पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, सब पीछे हटो, अगर कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मुझे चुपचाप यहां से निकलने का रास्ता दो, वरना तुम इसकी लाश उठाओगे। पुलिस के जवान अपनी पोजीशन ले चुके थे, पर प्रियंका की जान चाकू की नोक पर थी। प्रियंका की आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी, पर इस बार वो रोई नहीं।
उसने ऋषभ की आंखों में आंखें डालकर कहा, मार दे ऋषभ, रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं। पर तू याद रखना, आज तेरी बर्बादी का दिन है। प्रियंका की बात सुनकर ऋषभ का हाथ एक पल के लिए कांपा। बस उसी एक सेकंड का फायदा शुभम ने उठाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पास रखा पीतल का गमला उठाया और पूरी ताकत से ऋषभ के हाथ पर दे मारा। चाकू छिटक कर दूर गिरा और पुलिस ने एक पल में ऋषभ को दबोच कर जमीन पर पटक दिया। उस एक कोठे से आज प्रियंका के साथ साथ न जाने कितनी बेगुनाह बेटियों को आजादी की खुली हवा नसीब हुई। कानून ने अपना काम किया और इंसाफ की जीत हुई। ऋषभ और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और माया पुजारन का वो काला साम्राज्य हमेशा के लिए खाक हो गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, पर उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना आपको किसी भारी मुसीबत में डाल सकता है। याद रखिए, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी आपको किसी बंद कमरे में नहीं बुलाएगा और कभी आपकी इज्जत का सौदा नहीं करेगा। अगर कोई आपसे कहे कि ये वीडियो हमारी यादों के लिए है, तो समझ जाइए वो आपकी यादें नहीं बल्कि आपकी बर्बादी का सामान तैयार कर रहा है। अपनी जिंदगी की बागडोर किसी अनजान के हाथों में न सौंपिए। प्रियंका तो खुशनसीब थी कि उसे शुभम जैसा एक नेक इंसान मिल गया, पर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया पर दोस्त बनाने से पहले सावधानी बरतें। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।